हेलो डॉक्टर मनीषिका जी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के भूगोल के एक महत्वपूर्ण अध्याय की, जिसमें हम विश्व का जलवायु और जलवायु में परिवर्तन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जलवायु को वर्गीकृत करना क्यों ज़रूरी है। तो जलवायु को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो हम अलग अलग जगह की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को, अलग अलग महत्वपूर्ण चीज़ों को सामने ला सकते हैं। तो 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। वो 3 प्रकार क्या हैं, सबसे पहले हम वो समझते हैं। फिर जलवायु में परिवर्तन क्यों होता है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं या उससे क्या फ़र्क पड़ता है मानव को, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वर्गीकरण की, जिसको हम एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसमें मुख्यतः हम तापमान और वर्षा, जिसको हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, वर्षा किसी भी फॉर्म में हो सकती है, स्नो के फॉर्म में हो सकती है, हेल के फॉर्म में हो सकती है। तो ये सभी प्रकार जिसके द्वारा वर्षा के रूप को समझ सकते हैं हम, जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, उसको हम समझते हैं। तो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो कोपेन द्वारा दिया गया है, जिसको हम विस्तृत रूप से आगे समझेंगे। अगला है जेनेटिक वर्गीकरण, जिसमें हम सिर्फ कारणों पे ध्यान देते हैं। और तीसरा है अप्लाइड क्लासिफिकेशन या अप्लाइड वर्गीकरण, जिसमें हम किसी मुख्य बिंदु या स्पेसिफिक पर्पस पे अपना फोकस रखते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोपेन के दिए हुए क्लासिफिकेशन की। तो कोपेन ने ये कहा था कि कहीं की भी जलवायु वहाँ की वनस्पति को प्रभावित करती है। तो शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति आपको कैक्टस के रूप में देखने को मिलेगी, आपको ह्यूमिड क्षेत्रों में एक डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो जलवायु जो है वो वहाँ की वनस्पति को प्रभावित करती है। मीन एनुअल और मंथली टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं। 1918 में उन्होंने पहली बार इस सिद्धांत को डेवलप किया था। जो पहला क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने, उसमें सबसे पहले उन्होंने कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में इसको बाइफरगेट किया। तो A, B, C, D और E 4 लेटर्स उन्होंने दिए। जो E है वो ड्राई सीजन्स बताता है, शुष्क वातावरण बताता है। और A, C, D और E जो हैं वो वहाँ के ह्यूमिड कंडीशंस को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो छोटे लेटर्स उन्होंने दिए वो इसी के साथ सफिक्स की तरह या इसी के बाद में लगेंगे, और वो छोटे लेटर या तो तापमान की सीवियरिटी बताते हैं या वहाँ के ड्राइनेस की सीवियरिटी बताते हैं। तो जो ड्राइनेस की सीवियरिटी बताते हैं वो 4 हैं। F मतलब कोई भी शुष्क मौसम नहीं होगा। M नाम से ही समझ में आ रहा है मॉनसून है। W यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा W है और B के साथ बड़ा W आएगा। तो छोटा W जो है वो आपके विंटर्स को ड्राई बताता है। तो W का मतलब यहाँ पर विंटर है, और विंटर कैसी है, शुष्क है। और S का मतलब समर है, और समर कैसा है, शुष्क है। तो ये तो हो गया आपका ड्राइनेस के आधार पर। फिर तापमान में सीवियरिटी के आधार पर A, B, C, D 4 स्मॉल लेटर्स हैं, और B के साथ आपका B, S कैपिटल और बी डब्ल्यू कैपिटल आता है। डब्ल्यू का मतलब है शुष्क और बी एस का मतलब है स्टेपीज या अर्ध शुष्क प्रदेश। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू है, बहुत ध्यान रखिएगा, वो वेट का उल्टा है। तो बी डब्ल्यू में डब्ल्यू वेट नहीं है, इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिए। तो वो क्या है, वो शुष्क है। और छोटे डब्ल्यू में भी सेम ही चीज़ रहेगी। अब हम एक एक करके सभी ग्रुप्स को डिटेल में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप ए की, जिसको हम ट्रॉपिकल ह्यूमिड कंडीशंस कहते हैं। तो जो आपकी भूमध्य रेखा है वहाँ से कर्क रेखा और जो आपकी मकर रेखा है उसके बीच का जो क्षेत्र है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो क्षेत्र है, वो आपका ह्यूमिड ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड प्रदेश है, ए क्षेत्र, वो आता है। इस ए क्षेत्र को 3 तरीके से विभाजित किया जा सकता है। ए एफ जो कि ट्रॉपिकल वेट है, अमेजोन का बेसिन क्षेत्र हो गया, आपका जो इक्वेटोरियल अफ्रीका का क्षेत्र हो गया, ईस्ट इंडीज़ का क्षेत्र हो गया, जहाँ पर पूरे साल वर्षा होती है। दोपहर के समय वहाँ पर थंडरस्टॉर्म्स देखे जाते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ही कम है, बहुत डेंस वेजिटेशन वहाँ पर देखी गई है, और बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर पाए गए हैं, जैविक विविधता वहाँ पर पाई गई है। तो वो हो गया आपका ए एफ। फिर होता है आपका ए एम, जो कि ट्रॉपिकल मानसून है। भारतीय सबकॉन्टिनेंट में आपके जो दक्षिणी अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उन इलाकों में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में आपको ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर गर्मियों में बारिश होती है और वो मुख्यतः मॉनसूनिक प्रक्रिया से होती है।
AW जो है वो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई कंडीशंस हैं जो कि AF के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाएगा। यहाँ पर AF से कम बारिश होगी, पर AM जो कि मानसून क्षेत्र है उससे ज़्यादा बारिश होगी। और वेजिटेशन या वनस्पति मुख्यतः कैसी होगी, यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, जबकि AF में आपके डेंस कैनोपी या एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। बी ग्रुप जो कि हमने ड्राई ग्रुप बोला, BS और BW में है। BW जो है पूर्णतः शुष्क है और BS जो है अर्ध शुष्क प्रदेश है। अब BS जो है वहाँ पर रेनफॉल या बारिश BW से थोड़ी ज़्यादा होती है, पर फिर भी यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखा गया है। जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा कोहरा पाया गया है और जो डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा पाई गई है, मतलब दिन का और रात का तापमान में जो अंतर पाया गया है वो बहुत ज़्यादा पाया गया है शुष्क इलाकों में। इन दोनों ही कैटेगरीज को H और K दो लेटर्स के साथ डिफ्रेंशिएट किया गया है। K का मतलब होता है मिड लैटिट्यूड और H का मतलब होता है सब ट्रॉपिकल। तो अगर BSH बोलूँ तो वहाँ पर हो गया सब ट्रॉपिकल स्टेपीज, और अगर BSK हो गया तो वो मिड लैटिट्यूड स्टेपीज हो गया। तो H और K सिर्फ इतना ही अंतर बताता है वो किस अक्षांश में आते हैं, तो वो हो गया आपका मिड लैटिट्यूड या आपका सब ट्रॉपिकल क्षेत्र। फिर जो सी ग्रुप है वो है वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड, जो कि 4 क्षेत्रों में विभाजित है। 50 डिग्री से 30 डिग्री से 50 डिग्री के क्षेत्र में ये रीजन आता है। यहाँ पर मुख्यतः जो गर्मियों का मौसम है वो गर्म होता है क्योंकि उसे गर्मी कहा गया है, और जो सर्दियों का मौसम होता है वो माइल्ड से टेम्परेचर का होता है। 4 कैटेगरीज की पहली कैटेगरी है AWA जो कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, जहाँ पर पूरे वर्ष वर्षा पाई गई है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न से ध्रुवों की तरफ अगर हम जाएं तो CFA क्लाइमेट आपको यहाँ पर मिलता है। तापमान जो है यहाँ पर थोड़ा गर्म पाया गया है। CS जो है मेडिटेरेनियन क्षेत्र का क्लाइमेट है, तो मेडिटेरेनियन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में, फिर आपके केंद्रीय कैलिफोर्निया में, आपके दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में और केंद्रीय चील के क्षेत्रों में ये क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं। यहाँ पर गर्मियाँ ड्राई होंगी और बारिश जो है वो सर्दियों में पाई जाती है, ये यहाँ का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। फिर है आपका CFA जो कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जहाँ पर सर्दियों में शुष्क मौसम नहीं पाया गया है। और ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसको हमने CFA कहा है, CWA से थोड़ा सा परे है। जितने भी भूभाग हैं उसके ईस्ट कोस्ट पे ये क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई गई हैं। तो पूर्वी चाइना का क्षेत्र हो गया, आपका दक्षिणी जापान का क्षेत्र हो गया, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे सब दूर CFA क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी। बारिश जो है 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर्स तक पाई गई है। गर्मियों में थंडरस्टॉर्म्स पाए गए हैं, और सर्दियों में जो बारिश पाई गई है वो मुख्यतः किस तरीके से पाई गई है, वो यहाँ पर फ्रंटल रेनफॉल की तरह पाई गई है। CFB जो मैराइन वेस्ट कोस्ट का क्लाइमेट है, ये मेडिटेरेनियन से अगर आप पोल की तरफ या ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो आपको CFB क्लाइमेट मिलेगा। यूजुअली कॉन्टिनेंट्स के पश्चिमी तरफ ये मौसम देखा गया है, तो उत्तर पश्चिम यूरोप के क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में, पश्चिमी कैलिफोर्निया के क्षेत्रों में आपको ये क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेगी। और यहाँ पर पूरे साल भर वर्षा देखी जाएगी क्योंकि F आ रहा है, F मतलब कोई भी शुष्क सीजन नहीं है। D जो है वो स्नो फॉरेस्ट है। स्नो फॉरेस्ट यूजुअली 40 डिग्री से 70 डिग्री ये क्षेत्रों में देखा गया है। अक्षांश के माध्यम से अगर देखें तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। DF मतलब कोल्ड क्लाइमेट है और ह्यूमिड विंटर्स है। तो यहाँ पर वेस्ट कोस्ट से ऊपर की तरफ, अगर ध्रुवों से ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो जो आपका CFB क्लासिफिकेशन था उससे ध्रुवों की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको DF क्लासिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर फ्रॉस्ट फ्री सीजन्स होते हैं, जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगी और वेदर चेंजेस बहुत ही कम पाए गए हैं। जबकि DW जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ पर सर्दियाँ जो हैं वो शुष्क पाई गई हैं। उत्तरी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में जहाँ पर प्रति चक्रवात देखा गया है या विंटर में एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस देखी गई हैं, वहाँ पर आपका DW क्लाइमेट पाया जाएगा। मॉनसून के साथ विंड रिवर्सल के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आपका DW क्लाइमेट कंडीशन पाई जाती है।
ई जो है वो ध्रुवीय क्लाइमेट कंडीशन को दर्शाता है, तो इसमें ईटी और ईएफ दो होंगे। ईटी जो है वो आपका तुंद्रा का क्षेत्र है जहाँ पर मॉसेस, लाइकेन्स और छोटी छोटी वनस्पतियों की खेती देखी जाएगी। मुख्यतः परमाफ्रॉस्ट देखी जाएगी। जो सबसॉइल होगी वो जमी हुई होगी और गर्मियों में एक लंबा पीरियड होगा जहाँ पर सूर्य की रोशनी आएगी, तो थोड़ी बहुत वनस्पति वहाँ पर हो सकती है। जबकि ईएफ जो है वो पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ ध्रुवीय क्षेत्र है। या तो हम मध्य के ग्रीनलैंड का क्षेत्र मान सकते हैं, यहाँ हम अंटार्कटिका का क्षेत्र मान सकते हैं। ग्लेशियर्स देखे गए हैं, परमाफ्रॉस्ट देखा गया है और मुख्यतः आइसबर्ग्स यहाँ पर पाए गए हैं। जो एच है वो हाईलैंड है, जो कि आपकी टोपोग्राफी से, अल्टीट्यूड से या हाइट से गवर्न होता है। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन पाया जाएगा, टेम्परेचर में वेरिएशन पाया जाएगा और जो भी क्लाइमेट में चेंज है वो वर्टिकल जोनेशन से पाया जाएगा। अब क्लाइमेटिक चेंज या जिसको जलवायु परिवर्तन कहा गया है, ये क्यों होता है और क्या क्या प्रभाव कारक देखे गए हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो सहारा का रेगिस्तानी क्षेत्र है वो एक समय पे घना जंगल था। इसी तरीके से राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो एक समय पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा और नम पाया गया था। बाद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा पाई गई थी। उसके बाद जब बदलाव हुआ तो वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई और अब हम कहते हैं कि वो एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो ये बदलाव निरंतर चलते रहते हैं। ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड्स लगातार चलते रहते हैं। जो ग्लेशियल क्षेत्र है वहाँ पर सेडिमेंट जमा होता है जो वार्म और कोल्ड पीरियड को बताता है। इसी तरीके से पेड़ों की जो रिंग है वो भी वेट और ड्राई मौसम को एक्सप्लेन करने में मदद करती है। ऑल्टीट्यूड के साथ में, हाइट के साथ में हम बोलते हैं कि किस तरीके से ग्लेशियर का एडवांसमेंट हो रहा है, किस तरीके से ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं। तो प्लेइस्टोसीन पीरियड में ये चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम रीसेंट हिस्ट्री देखें तो हम ये समझेंगे कि 1919 जो है वो सबसे गर्म डिकेड माना गया है। उसमें से भी 1998 जो है वो सबसे गर्म साल माना गया है। इसी तरीके से 10वीं और 11वीं शताब्दी में वाइकिंग्स जो थे वो पहली बार आके ग्रीनलैंड में सेटल हुए, क्योंकि वहाँ पर तापमान गर्म हो गया था और वहाँ पर शुष्क कंडीशंस थी जो कि व्यक्तियों के पहुंचने के लिए सूटेबल पाई गई थी। इसी तरीके से यूरोप में 1550 से 1850 का दौर वो था जब वहाँ पर लिटिल आइस एज पाया गया था। तो ये कुछ बदलाव हुए, पर क्लाइमेट चेंज होता क्यों है? पहला तो मानव जनित कारण है कि हम कार्बन एमिशंस बढ़ा रहे हैं, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दूसरा है ज्वालामुखी की प्रक्रिया। ज्वालामुखी से क्या होता है, जब खूब सारा धुआं आकाश में जाएगा तो वो एक एरोसोल लेयर बना देगा और सूर्य की रोशनी को वो काट देगा। इसकी वजह से तापमान उस समय के लिए थोड़ा कम हो जाएगा। जो आपका पिनाटोबा और एल्सियन वोल्केनो है वो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से मिलिनकोविच साइकिल जो हमने एक अलग कक्षा में डिटेल में समझाया है, वो आपके सूर्य के आसपास की ऑर्बिटल वेरिएशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, पृथ्वी के वॉबलिंग को बताते हैं और उसके कारण जो एक्सियल टिल्ट के कारण जो बदलाव होते हैं वो भी जलवायु परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर एस्ट्रोनॉमिकली कारण को समझा जाए तो सूर्य के जो सन स्पॉट्स पाए गए हैं, जो सोलर आउटपुट पाया गया है, वो भी इसको प्रभावित करता है। अगर सन स्पॉट्स बढ़ जाते हैं इसका मतलब ज़्यादा नम और ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट देखा जाएगा, ज़्यादा सीवियर स्टॉर्म्स उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग है क्या और इसको समझना क्यों ज़रूरी है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो सूर्य की इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आती हैं वो जो है वो शॉर्ट वेव होती हैं और जो वेव्स जाती हैं वो लॉन्ग वेव होती है। तो बची हुई जो एनर्जी है वो पृथ्वी में ट्रैप हो जाती है और वो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में कारगर होती है। इसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं और इससे जो इफेक्ट जनरेट होता है उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, जो तापमान को बढ़ाने में कारगर होता है। कुछ गैसेस हैं जो इसको और सरल बनाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, जो कि आपके मुख्यतः AC और रेफ्रिजरेटर्स में पहले पाए जाते थे। ये जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तो स्ट्रेटोस्फीयर की जो ओजोन लेयर है उसमें होल जनरेट कर देते हैं, जिससे ओजोन होल की अंटार्कटिका में जो संरचना हुई है वो देखी गई है। ओजोन जो है वो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है जो देखी गई है। इसी तरीके से आपका मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और आपके जो कार्बन मोनोऑक्साइड हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो जो उनका कंसंट्रेशन है पर्यावरण में उसको बदल देते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल 1997 में लाया गया था और 2005 में रेटिफाई किया गया था 141 राष्ट्रों द्वारा, जिसमें से 35 जो थे वो इंडस्ट्रियल या औद्योगिक राष्ट्र थे। और उनका ये मानना था कि 2012 तक हम 1900 पे जो पोल्यूशन का लेवल है या जो एमिशन का लेवल है उससे 5% कम पे पहुंच जाएंगे। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ, जो आपके ग्लेशियर थे, जो हिम के पहाड़ थे, वो धीरे धीरे पिघलने लगे। उनकी वजह से पानी का स्तर बढ़ने लगा। जो टापू के क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे सबमर्ज होने लगे, बहुत सारे टापू डूबने लगे। जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर वाटर का लेवल बढ़ने लगा। पार्ली 2 का जो आइलैंड है लक्षद्वीप में, जो हाल ही में सबमर्ज हो गया है, वो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हम समझ सकते हैं। 1901 से 1944 तक और 1977 से 1999 तक का जो पीरियड था, वो 2 पीरियड ऐसे माने जाते हैं जब बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई और जो वार्मिंग थी वो अपने चरम सीमा पे थी। तो इसका इम्प्लीकेशन हम बहुत सारे गर्म महीनों के या गर्म सालों के रूप में देखते हैं, जो पिछले एक डिकेड में हमने बहुत सारे गर्म साल देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ग्लोबल वार्मिंग और उसकी इम्पोर्टेंस को समझने में मदद करती है। जो 6th मास एक्सटिंक्शन की हम बात करते हैं वो मुख्यतः एंथ्रोपोजेनिक या मानव जनित कारणों से ही प्रेरित है और मुख्यतः जो समुद्री जीव जंतु हैं उनको सबसे ज़्यादा वो प्रभावित कर रहा है। कोरल ब्लीचिंग, जो आपके कई सारे जंतु समुद्र में मृत पाए गए हैं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में, वो भी उसी का एक एग्जाम्पल है। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो हमने इस कक्षा में डिस्कस की। आगे हम और भी अध्याय लेके आएंगे एनसीईआरटी के, भूगोल के, अलग अलग विषयों के। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।